बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में आप सब मौजूद हैं। उर्दू जमात नाहम और हमारा दरसी किताब का सबसे पहला सबक है हम्द। आप सब इससे वाकिफ़ हैं? अच्छा, सबसे पहला सवाल, एक बुनियादी सवाल, जल्दी से मुझे ये बताइए, लेकिन बताने का तरीका ये होना चाहिए कि आप लोग हैंड रेज़ करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले उर्दू किस अंदाज में पढ़ी? पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल के जो बच्चियां बैठी हुई हैं, मुझे जल्दी से बताइए, अनम्यूट कीजिए कि आपका तरीका तदरीस क्या रहा है। इससे पहले आपने किस अंदाज में उर्दू सीखी है? अनम्यूट कीजिए, शाबाश। जल्दी जल्दी ये आपने करना है। तशरीह और खुलासा कर लो। बेटा एक थोड़ी सी पास आ जाइए और थोड़ी सी तरतीब से मुझे बताइए कि आप एक सबक कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं और आपका तरीका क्या होता था पढ़ने का? नज़म की तशरीह, खुलासा, अल्फाज बढ़, बेटा, मरकजी ख्याल। मेरा बेटा सवाल ये है कि आपने सबसे पहले क्या पहले दिन जिस दिन आपने नज़्म जो भी शुरू की, उसका खुलासा पढ़ लिया या उसकी तशरीह पढ़ ली? इंट्रोडक्शन किया था, स्टोरी टेलिंग। अच्छा, सबसे पहले आपने उसकी स्टोरी टेलिंग की और उसके बाद? उसके बाद शायर के बारे में पढ़ा, शायर की तारीफ, रीडिंग की। ठीक है। उसके बाद आपने नज़्म ख़्वानी कर ली और उसके बाद आपने अशार की तशरीह की और तशरीह के बाद खुलासा, खुलासा और मरकज़ी ख़याल जो भी उसका हिस्सा होगा वो, और उसके बाद आपने उसकी जो मश्क है उसके बाकी हिस्से कर लिए। एम आई राइट? यस। ओके, ठीक है, शाबाश, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ से किंगवे स्कूल, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल जो है, यहाँ से बॉयज़ कैंपस जो है, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, जल्दी से अनम्यूट कीजिए और एक ओके। बच्चा माइक के पास आके मुझे बताएं कि आप लोगों ने इससे पहले उर्दू किस अंदाज में पढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, हमने सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नज़म पढ़ी, उसका इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने खुलासा, मरकज़ी ख्याल, उनके अल्फाज मायनी, जो अच्छा उनके अंदर सारी ग्रामर है वो हमने पढ़ी। अच्छा, ठीक हो गया। यानी आपने भी वही जो तरीके के पहले हम पूरी नज़्म या नसर जो होती है, जो सबक होता है, उसको उसका मतन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी तफ़हीम करते हैं, उसमें तशरीह हो या आपकी तफ़हीम हो, उसको करने के बाद आप उसकी मश्की सवालात करते हैं। ऐसा ही है ना? अगर आप सब स्कूल्स जो इस वक्त ये क्लास ले रहे हैं, आप सबका यही तरीका है, तो हाथ खड़ा कीजिएगा, हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी, बस सही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब सबसे पहला जो बुनियादी सवाल और बुनियादी नुक्ता है आप लोगों को बताने के लिए, वो ये है कि अब से हम उर्दू इस अंदाज में नहीं पढ़ेंगे। उर्दू को हम ज़बान पहले पढ़ेंगे और अदब को हम बाद में पढ़ेंगे, चूँकि हम उर्दू ज़बानो अदब पढ़ रहे हैं, ठीक है? जमात नाहम से आप उर्दू ज़बानो अदब पढ़ रहे हैं, तो आप उर्दू ज़बान को पहले सीखेंगे और उसका इत्लाक़ करेंगे उर्दू अदब पर, ठीक है? अच्छा, जिस वक़्त हम ज़बान पढ़ते हैं, तो ज़बान से हमारी मुराद होती है कवायद और ज़बान शनासी, ठीक है? इस चीज़ को सबसे पहले आप क्लियर कर लें, इसलिए हम सबसे पहले जो हमारी चीज़ें होंगी, वो होंगी हमारी सीखने की जो चीज़ें होंगी, वो ज़बान शनासी से मुतल्लिक़ होंगी। हाँ जी, किताबें खोलें ज़रा अपनी, अपनी किताबें खोलिए, शाबाश। किताबें खोलें। आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं पढ़ने के लिए, क्या आप में से कुछ पढ़ेंगे बच्चे इसको? JSMS स्कूल, इन अल्फाज को पढ़ें, शाबाश, जल्दी से पढ़िए। JSMS स्कूल, अनम्यूट कीजिए बेटा। जंगल रात, लंगोटिया यार, फराखे दिल, अंधा कवा, शक्ल सूरत। अच्छा जी,
यहाँ पे JSMS स्कूल से मैंने कहा था, ठीक है जी। अच्छा जी, अल हयान स्कूल। बेटा यहाँ पे अभी जिन बच्ची ने पढ़ा है उसमें से आपको क्या लगा कि वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किया गया है? अल हयान स्कूल। बेटे आवाज़ नहीं आ रही। से पढ़ा है। सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फराखे दिल नहीं था, ये फराख दिल था, क्योंकि इसमें तो कोई इजाफत नहीं है ज़ेर की, तो फिर ये कैसे सही होगा? यस, है ना? इसमें तो कोई इजाफत नहीं थी ज़ेर की ना, ये फराख दिल है। अगर इसके नीचे मैं ज़ेर का इजाफा करती तो ये फराखे दिल होता, जो कि कोई मुरक्कब नहीं है। अगर मैं ज़ेर लगा दूंगी तो ये कोई मुरक्कब नहीं बनेगा। अच्छा, ये लफ्ज़ क्या है? फराख दिल से अंधा नीचे कुआं। अंधा कुआं। हाँ जी, तो फिर आपको कैसे लगा कि उन्होंने सही पढ़ा था या अभी आपने ठीक पढ़ा है? मैंने सही पढ़ा। आपने सही पढ़ा है, शाबाश। मुझे ये बताइए कि ये जो अल्फाज आपके सामने स्क्रीन पे हैं, क्या आप लोग इन अल्फाज से, इन मुरक्कबात से वाकिफ हैं? कभी आपने पढ़े हों, सुने हों, आपकी तहरीर या तकरीर कुछ में इनका अल्फाज इस्तेमाल हुआ हो? मसलन कुछ अल्फाजों का, मसलन जैसे लंगोटिया यार, ओके, ठीक है। और शक्ल सूरत, शक्ल सूरत, ठीक है। अंधा कुआं। कुआं, ठीक है। अच्छा, जंगल राज बस। और फराख दिल, ये आपके लिए नए अल्फाज हैं, ऐसा ही है? यस। ठीक है। अ, फराख दिल और जंगल राज ये आमतौर पर कहानियों में इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज को जो आप पढ़ चुके हैं, शक्ल सूरत, लंगोटिया यार और अंधा कुआं, इनसे क्या जहन में आता है? इन अल्फाज से आपके जहन में क्या आता है? लंगोटिया यार से मुराद बचपन का दोस्त, ठीक है। और चलिए, ठीक है। अल और सईद शक्ल सूरत एजुकेशन से सिस्टम, ठीक है बेटे, जजाकल्ला। अल सईद एजुकेशन सिस्टम आप बताएं। बेटे समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। और कोई हैंड रेस करते जाए ना, हैंड रेस कीजिए, शाबाश जी। ये रिनाइजेंस स्कूल्स हैं, रिनाइजेंस क्या है ये? अनम्यूट करें, आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट करें। क्या हुआ सिर्फ एग्जाम में आता है कोई खतरनाक चीज। अच्छा, मेरा यहाँ पे पूछने का ये मकसद था कि ये जो अल्फाज हैं, ये इनमें से आपको कोई लफ्ज़ भी मुफरद नहीं नज़र आ रहा? ये तमाम मुरक्कबात हैं, यानी दो दो अल्फाज मौजूद हैं ना, दो दो हैं, इनमें आया कोई मुफरद लफ्ज़ मौजूद है? जी, कामरान पब्लिक स्कूल। फराग दिल, खुले दिल वाला। मेरा बेटे, मेरा सवाल ये है कि आपके सामने स्क्रीन पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, क्या इनमें कोई मुफरद लफ्ज़ है या ये तमाम मुरक्कबात हैं? आप मुफरद और मुरक्कब लफ्ज़ से वाकिफ हैं? आप जानते हैं मुफरद लफ्ज़ किसे कहते हैं और मुरक्कब किसे कहते हैं? यस क्या होते हैं, जरा मुझे बताइए। मैम। जी बताइए, बताइए, शाबाश। फराग मुरक्कब नहीं है। सवाल ये है कि मुफरद, मैं आपको बताती हूँ, मुफरद लफ्ज़ वो होता है जो अकेला होता है, वाहिद होता है, ठीक है। और मुरक्कब लफ्ज़ वो होते हैं जिनकी तादाद दो या दो से ज्यादा होती है। यहाँ पर कोई लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो मुफरद हो, तमाम मुरक्कबात हैं। और मुरक्कबात आप जमात अव्वल से अब जमात हश्तम तक बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं, इजाफी सूरत में, अतफी सूरत में, है ना, तौसीफी सूरत यस में, मैम। तौसीफी सूरत में। तो ये वाली वो यस मैम। तमाम मिसालें हैं जो मुरक्कबात की सूरत में इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। यस मैम। कभी आपने इसको मुरक्कब अतफी में पढ़ा, कुछ अल्फाज मुरक्कब इजाफी में पढ़े गए होंगे, कुछ मुरक्कब तौसीफी में पढ़े गए होंगे। तो ये तमाम तो मुरक्कबात थे ना। आज का हमारा जो हासिल ताल्लुम है वो भी इसी से मुतल्लिक है। ज़बान शनासी को चूँकि हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो हमारा हासिल ताल्लुम है तराकीब लफ्ज़ी की शनाख्त कर सकें, पहला हिस्सा।
और इसकी अहमियत को समझते हुए तहरीर में इसका इस्तेमाल कर सकें। ये इसका दूसरा हिस्सा होगा। तरकीब लफ्ज़ी जो है आप लोगों के लिए एक नई इस्तिलाह है। इससे पहले आप लोगों ने, जैसा कि मैंने अभी मिसाल से आप लोगों को समझाया, आप लोग इससे पहले मुरक्कबात सीख चुके हैं। तरकीब लफ्ज़ी आपके लिए जमात नाहम में एक, आप ये कह लें कि एक नई इस्तिलाह है, नया हासिल ताल्लुम है। ठीक है जी। सबसे पहले तरकीब लफ्ज़ी है क्या? तरकीब लफ्ज़ी का लुग़वी मानी, लुग़वी मानी से क्या मुराद होती है? लुग़त का इस्तेमाल आता है आप सबको? लुग़त के इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं आप सब? क्या बेटे, प्लीज? आप ऐसा किया करें कि जो चीज़ हाँ में होती है ना, उस पे हैंड रेज़ कर दिया करें, और जिस चीज़ का जवाब नहीं आता तो वहाँ पे आप लोग हैंड रेज़ नहीं करेंगे, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। ठीक है? इससे हमारे वक्त की बचत हो जाएगी। ठीक है? तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि फ़ारान स्कूल सिस्टम, आपके असातिज़ा कराम कहाँ हैं? जी, फ़ारान स्कूल सिस्टम के असातिज़ा कराम कहाँ मौजूद हैं? आके ज़रा अपने क्लास में वो तशरीफ़ फरमा हो। अच्छा जी, लुग़वी मानी वो होता है जो लुग़त में दर्ज होता है। ठीक है? लुग़त में जो लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं लुग़वी मानी। आपने लुग़त खोली, वो ऑनलाइन लुग़त हो, वो डिजिटल लुग़त हो, या वो आपके पास किताब की सूरत में आपकी पॉकेट साइज़ हो, या जो किताब जमात में रखी जाती है उस वो हो, उसमें जो दर्ज होगा वो होगा। और लुग़वी मानी इसका अल्फाज की साख्त, साख्त कहते हैं बनावट को। क्या जी? अल्फाज की साख्त, वज़ा या बनावट। अब ये इसका लुग़वी मानी है। तरकीब लफ्ज़ी की इस्तिलाह का लुग़वी मानी है अल्फाज की साख्त, उनकी वज़ा या उनकी बनावट। ठीक है? तरकीब लफ्ज़ी है क्या? क्योंकि मुरक्कबात से आप लोग वाकिफ़ हैं, आप मुख्तलिफ सूरतों में सीख चुके हैं, तो तरकीब लफ्ज़ी चूँकि उसी नहज पे हम पढ़ेंगे, उसी ख़ानदान से है, तो इसमें फ़र्क क्या है और इसकी पहचान क्या है, ये असल मामला है। अरबी और फ़ारसी अदब में आप सब वाकिफ़ हैं ना कि उर्दू लश्करी ज़बान है, उर्दू का मतलब ही लश्कर है, लफ्ज़ उर्दू का मतलब लश्कर है ना, तो इसमें चूँकि दीगर कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, तो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी ज़बान पर जो असर है या उसमें जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है वो अरबी और फ़ारसी के हैं। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बाद में दीगर जो मकामी ज़बान है वो शामिल। तो हम जो अदब हमारा बनता है, जो उर्दू ज़बान बनती है, जो उसकी तख्लीक होती है, वो अरबी और फ़ारसी के उसूलों को मद्देनज़र रख के की जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि अरबी और फ़ारसी अदब में दो मुफ़रद अल्फाज, अभी मैंने आपको आगाज़ में बताया मुफ़रद अल्फाज क्या होते हैं, जो वाहिद हों, अकेले हों। जब दो मुफ़रद अल्फाज को आप ज़ेर या हमज़ा के ज़रिए एक मुरक्कब लफ्ज़ बना देंगे, तो वो आपका बन जाएगा तरकीब लफ्ज़ी। क्या आपने ज़ेर की इजाफत इससे पहले पढ़ी है? वादिये कश्मीर उसकी एक मिसाल है, पढ़ चुके हैं ना? किस मुरक्कब में इसका शुमार होगा? जहाँ पे हम दो मुफरद अल्फाज के नीचे ज़ेर लगाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे ये शर्त आयद नहीं करते कि वो दोनों अल्फाज अरबी के हों या फ़ारसी के हों। पढ़ चुके हैं ना इससे कबल? मुरक्कबात आप सब पढ़ चुके हैं बेटे? जी बताएं, अस्मा आप लोग बताएं। जी भी पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ा है? ये पहचान, अगर हम सिर्फ इसको निकाल दें, अरबी और फारसी को निकाल दें, और मैंने आपको मिसाल दी वादिये कश्मीर, तो हमने इसको कहाँ पढ़ा? किस मुरक्कब में पढ़ा? ये किस मुरक्कब की मिसाल है? और कोई? जी, JSMS स्कूल, आप लोगों ने इसको किस मुरक्कब में पढ़ा है? इस तरह की जहां पे हम जेर की इजाफत करते हैं दो मुफरद अल्फाज के नीचे, और ये शर्त लागू नहीं करते कि वो अल्फाज, हाँ जी, अल सईद एजुकेशन सिस्टम, आप बताएं। जी बेटा, मुरक्कब इजाफी, हम इजाफत करते हैं ना, जेर की इजाफत करते हैं, है ना? तो हम मुरक्कब इजाफी में जेर की इजाफत तो पढ़ चुके हैं, लेकिन
वो क्या थी कि वहाँ पे वो दोनों अल्फाज या तो उर्दू के भी हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं, संस्कृत के हो सकते हैं, एक लफ्ज़ फारसी का और एक हिंदी का हो सकता है, एक लफ्ज़ आपका अरबी का और एक संस्कृत का हो सकता है, किसी मकामी ज़ुबान का हो सकता है। वहाँ पे हमने क्या करना होता है, सिर्फ ज़ेर की अलामत का इस्तेमाल, वो मुरक्कब इजाफ़ी है। तरकीब लफ्ज़ी में शर्त ये है कि आपके दोनों अल्फाज, मुफरद अल्फाज जो हैं वो अरबी और फ़ारसी से, या दोनों अल्फाज अरबी से होंगे या दोनों फ़ारसी से होंगे, या एक लफ्ज़ अरबी का और दूसरा फ़ारसी से। उस सूरत में जब हम उसके साथ ज़ेर या हमज़ा का इजाफ़ा करेंगे तो वो जो नया मुरक्कब बनेगा, नया एक इस्तारा बनेगा, एक नई तरकीब बनेगी और उसके एक नए मानी बनेंगे, तो उसको हम कहेंगे तरकीब लफ्ज़ी। दो लफ्ज़ी फ़ारसी तरकीब के लफ्ज़ों की तरतीब बदल देते हैं। फ़ारसी के आपने दो अल्फाज लिए, उसमें आपने हमज़ा या ज़ेर की इजाफ़त कर दी, आपकी तरकीब बन गई। तरकीब की जांच का पैमाना क्या होगा? हमें कैसे फ़र्क पता चलेगा कि वो मुरक्कब इजाफ़ी है या तरकीब लफ्ज़ी की मिसाल है? उसका आसान तरीका ये है कि आप दूसरे लफ्ज़ को पहले ले आएंगे और पहले को आखिर में। मैंने आपसे अभी एक सवाल पूछा कि आया आप लोग लुग़त के इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं? जब हम अल्फाज की तरतीब बदलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फ़ारसी या अरबी के जो लफ्ज़ होते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल हैं, उनके मानी लिखते हैं। जैसे बैत, घर, है ना? तो पहले आप उसका मानी लिखेंगे ना, आप उसकी तरतीब बदलेंगे और इनके दरमियान का या मुअन्नस के लिए की लगा देंगे, तो वो बन जाएगा आपका तरकीब लफ्ज़ी की एक मिसाल का दुरुस्त, उसकी एक मिसाल बनेगी। ठीक है, जैसे लफ्ज़ है हमारे पास दुआए खैर, एक लफ्ज़ है दुआ, एक लफ्ज़ है खैर, इजाफत किसकी की? हमजा की। हमजा की अलामत की इजाफत हो गई। ठीक है, अब ये दोनों अल्फाज अगर आप इसको लुगत से तलाश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये अल्फाज अरबी या फारसी से लिए गए। ठीक है, दुआए खैर, दोनों अल्फाज अरबी से लिए गए, हमजा की इजाफत की गई। अब हम जब उसूल इस पे तरकीब लफ्ज़ी का उसके इतलाक करेंगे तो वो क्या होगा? खैर बमानी बेहतरी और भलाई। ठीक है, और दुआ का मानी दुआ ही रहेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी जगह यूं बदल दी जाएगी और इसकी यूं बदल दी जाएगी। पहला लफ्ज़ दूसरे की जगह पे आ जाएगा और दूसरा लफ्ज़ पहले की जगह पे आ जाएगा। हमजा की जगह पे की अगर मुअन्नस होगा तो इजाफत होगी और अगर मुज़क्कर होंगे तो उसमें का की इजाफत होगी। अगर वो मुकम्मल मानी देगा खैर, बेहतरी या भलाई की दुआ, तो इसका मतलब है कि आपकी तरकीब लफ्ज़ी की मिसाल दुरुस्त है। समझ आई? बात समझ में आई अब तक या नहीं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा करें बेटे। हाथ खड़ा करने से मुराद होती है जो आपके सिस्टम में हैंड रेज ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा एक और मिसाल से समझाती हूँ। शबे गम फारसी की तरकीब है, शब फारसी में रात को कहते हैं। ठीक है, शबे गम फारसी के अल्फाज है, गम बमानी गम, शब बमानी रात। तरतीब बदल दी, दोनों चूंकि मुअन्नस मानी में इस्तेमाल हो रहे, की हमने इजाफत कर दी, तो गम की रात। इसका मतलब ये है कि इस तरकीब की जांच का तरीका ये होगा कि जब आप उसके उर्दू मानी लिखेंगे तो वो भी मुकम्मल मानी में आने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई बेज़ाब्तगी या वो बेरब्त नहीं होना चाहिए। उस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारे पास तरकीब लफ्ज़ी की एक दुरुस्त मिसाल है, या इसको हमने तरकीब लफ्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़, तरकीब लफ्ज़ी जो है आम तौर पर उर्दू अदब की अगर हम बात करें, चूँकि हम तो ज़बान शनासी सीख, तो हमारी जो नज़में होती हैं, जो मंजूम कलाम होता है, उसमें इस तरह की तराकीब और इस्तारे जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा जी, अब हम क्या सीखेंगे, इसका एक और अहम नुक्ता
कि दो से जायद अल्फाज भी अगर हों तो उनको भी मिलाकर एक तरकीब बनाई जा सकती है। दो से जायद अल्फाज की सूरत में भी आप एक तरकीब बना सकते हैं, लेकिन उसूल वही रहेगा कि अल्फाज जो हैं वो आपके पास अरबी या फारसी के होने चाहिए। जैसे निगाहे आईना साज, निगाहे आईना साज। अब यहाँ पे हमने इससे पहले सीखा कि मुरक्कब अल्फाज हुए। अब मुरक्कब की तरतीब जो तादाद है उसको हम बढ़ा सकते हैं, वो दो से जायद भी हो सकते हैं। उस सूरत में भी वो तरकीब लफ्ज़ी होगी। आया आपके दोनों अल्फाज अरबी से हों, दोनों फारसी से हों, एक अरबी और एक फारसी से, या दो अरबी एक फारसी, इस तरह से हों, यानी किसी मकामी ज़बान का लफ्ज़ उसमें शामिल ना हो और उसमें हमज़ा या ज़ेर की इजाफत की, और जब आप उसको बदलेंगे तो उसका मानी मुकम्मल मानी में वो आए की और का की इजाफत के साथ, तो वो तरकीब लफ्ज़ी। अच्छा जी, अगर तरकीब लफ्ज़ी में दोनों अल्फाज अरबी ज़बान के हों तो फिर हम क्या करते हैं कि दोनों के दरमियान अलिफ और लाम का इजाफा कर देते हैं। जैसे रब्बुल आलमीन, रब भी अरबी ज़बान से, आलमीन भी अरबी ज़बान से, अलिफ और लाम की आपने इजाफत कर दी। आलमीन का रब, जहानों का रब, यही मानी होगा। असूल कौन सा इस पे लगेगा, कौन सा लागू होगा? अरबी के दोनों अल्फाज हैं, अलिफ और लाम की हमने इसमें इजाफत कर फिर है जी खत्मुर रुसुल, दोनों अरबी के अल्फाज हैं, अलिफ और लाम की इजाफत की आपने। खत्मुर रसूल, रसूलों के इख्तिताम पर आने वाला, रसूलों के आखिर पर आने वाला, रिसालत के जहाँ पे इख्तिताम हो गया। ठीक है, तो इससे आपका एक मुकम्मल मानी बना। अच्छा, उसके बाद एक और उसूल ये है कि हिंदी और दीगर मकामी ज़ुबानों में अल्फाज एक साथ तहरीर होते हैं। हिंदी और दीगर मकामी ज़ुबानें, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, ब्राहवी, कोई सी भी, उसमें भी अल्फाज एक साथ तहरीर किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन तरकीब लफ्ज़ी नहीं होते। क्यों नहीं होते? मिसालें मौजूद हैं। आंख मचोली हमेशा एक खेल का नाम है, एक साथ बोला जाता है। संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, हम हमेशा इस खेल का नाम है, एक साथ बोलते हैं। हम इसको तरकीब लफ्ज़ी क्यों नहीं कहेंगे? अल हयान स्कूल, अल हयान स्कूल, बेटे अल हयान स्कूल खुद को अनम्यूट कीजिए और मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ भी मुरक्कब बन गया, आंख मचोली मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो हम इसको तरकीब लफ्ज़ी क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा, ये इसमें जेर और हमजा नहीं है। पहली वजह तो ये होगी, बिल्कुल सही है, इसमें जेर और हमजा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। दूसरा असूल क्या होगा? अच्छा, ये लिनो, चलिए ठीक है, आप म्यूट कीजिए। ये लिनोवो स्कूल, क्योंकि नाम तो नहीं लिखा हुआ, आप अपने चूंकि उससे सिस्टम से हैं, लिनोवो लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, क्योंकि अरबी जुबान में नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो हैं वो अरबी या फारसी अल्फाज से नहीं लिए गए, बल्कि ये दोनों संस्कृत अल्फाज हैं। तो दूसरा उसूल हमारा, उसका इतलाक यहाँ पे हो गया, दूसरे उसूल का यहाँ पे इतलाक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक और लफ्ज लिखा, तारीक रात, मुरक्कब है। इसकी मिसाल भी वही है कि दो अल्फाज तो एक साथ हैं, लेकिन तरकीब लफ्जी में शुमार नहीं होंगे। ऐसा ही है, मुरक्कब है, तरकीब लफ्जी नहीं है, क्योंकि हिंदी और दीगर मकामी ज़बानों के अल्फाज पर तरकीब लफ्जी का इतलाक नहीं किया जाता। अच्छा, कुछ मज़ीद मिसालें हैं, जैसे एक मिसाल है आतिशे गम। अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी क्या करना है कि मुझे इसको उलट के उस उसूल के मुताबिक बताते जाना है कि हम इसको किस तरह इसकी जांच करेंगे कि आया दुरुस्त तरकीब बन रही है या नहीं। लिनोवो स्कूल, जी 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 बताएं। अनम्यूट कीजिए।
डी नोवो, हाँ जी। कामरान पब्लिक स्कूल। गमे आतिश। गमे आतिश कैसे होगा? आतिश गम तो तरकीब है हमारी। गम की आग। गम की आग, शाबाश, अब सही है। हम जब उसका उर्दू तर्जमा करते हैं तो हम तरतीब बदल देते हैं। गम जो है वो पहले पे आ जाएगा। अच्छा, गम का हम अगर मानी लिख लें उर्दू में तो क्या होगा? दुख, तकलीफ। जी अल हयान स्कूल, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। गम, इसका मानी लिखते हैं दुख और तकलीफ। अच्छा, एक उसूल हमने पढ़ा कि जगह तो बदल गई, पहला लफ्ज चला गया दूसरा पहले की जगह पे और पहला आ गया दूसरे की जगह पे। जेर जो हमारी तरकीब लफ्जी की मिसाल है, जो पहचान है, जेर और अलामत हमजा, अगर अल्फाज अरबी के और फारसी के हों या दोनों अल्फाज फारसी के हों, अगर दोनों अरबी के होंगे तो अलिफ और लाम की इजाफत आ जाएगी। जगह बदल दी, जेर की जगह पे मुअन्नस होंगे तो की लगा देंगे, मुजक्कर होंगे तो का लगा देंगे और उर्दू मानी निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, आतिश लफ्ज था फारसी का, गम लफ्ज लिया अरबी से। गम का जोश, आतिश कहते हैं जोश को, गर्मी को, हिद्दत को, ठीक है। और गम को हम लिख लेते हैं दुख और तकलीफ। अच्छा जी, अब अगर आप इनको देखें तो इसमें जो हमारी तरतीब बदली तो दूसरा लफ्ज मुजक्कर मानी में आ गया। अब जब हम मुजक्कर के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो दरमियान का सीगा है वो भी मुजक्कर के लिए का इस्तेमाल होगा। इसको हमने लिखा गम का जोश, दुख का या तकलीफ का या गम का जोश, ठीक है। अगर हम इसको बदल देते हैं दुख की, तकलीफ की, हिद्दत, तो उस वक्त चूंकि हमारे उर्दू मानी बदल रहे हैं, अस्मा बदल रहे हैं, उनकी जो जिन्स है वो बदल रही है, तो की इजाफत हो जाएगी। अच्छा, हासिल ताल्लुम का दूसरा हिस्सा था। पहला हिस्सा तो था तरकीब लफ्जी की पहचान कर सकें। आज चूंकि नया हासिल ताल्लुम में आप सीख रहे हैं और उसको तहरीर और तकरीर में इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम तराकीब लफ्जी को मंजूम कलाम में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसालें भी मैंने इसलिए आप लोगों के लिए इसकी नज़मों से, मंजूम कलाम से उठाई। अच्छा जी, मिसाल है इसकी, इस्तेमाल है इसका, गर्मी से मैं तो आतिशे गम की पिघल गया। गर्मी से मैं तो आतिशे गम की पिघल गया, ये इसकी तहरीर में इसका इस्तेमाल हो गया, ठीक है। एक और मिसाल है, नश्तरे तकदीर। एक्सक्यूज मी टीचर, आपकी आवाज को इशू आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आपको मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको तरकीब लफ्जी की समझ आई, सिर्फ उसकी पहचान कर ली आपने, ठीक है। अब ऐसा है कि ड्रॉप बॉक्स में आप लोगों के लिए जो नई हमद है, जो पंजाब करिकुलम में है, ठीक है, वो हमद रख दी गई है, उसका इतलाक आपने अपनी हमद पे करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सब एक्सक्यूज मी टीचर, आपकी आवाज का इशू आ रहा है। बेटे सिर्फ आप लोगों की साइड पे इंटरनेट का मसला है, चूंकि बाकी बच्चों को जा रही है, तो आप जल्दी से मेरी बात सुन लें, वरना ये रिकॉर्डिंग में होगा, आप इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। आप जल्दी से हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, आपने हमद पे इसका इतलाक किस तरह से करना है कि आपको ड्रॉप बॉक्स में जो हमद है उसको गौर से पढ़ें, आपने खुद करना है। वैसे इसमें से ये अल्फाज हमने हमद से निकाल लिए, इनमें से कुछ अल्फाज आपकी हमद से लिए गए जो तराकीब की दुरुस्त मिसाल है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम पहचान है, आप उसकी पहचान करेंगे। आसान तरीका है कि हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, उनसे आपने जुमला साजी करनी है। मजीद अगर आपको समझ ना आए तो इंशाल्लाह हम अपने अगले सबक में इसको देख लेंगे और फिर अगले हासिल ताल्लुम की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस काम को मुकम्मल कीजिए, अपने असातिज़ा कराम को दिखाइए, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आपकी इस्लाह भी कर
अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।